बड़ा आज की जो क्लास है ये टीजीटी कला की क्लास है और टीजीटी आर्ट में आप देखेंगे आज के इस वीडियो में 2001 का हल प्रश्न पत्र। तो 2001 का हल प्रश्न पत्र है। उस ज़माने में 2 घंटे का पेपर हुआ था, 2 घंटे का, और 2 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए 425 अंकों का प्रावधान किया गया था। 75 अंक जो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के रूप में दिए जाने का बात रखा गया था। और इस 2 घंटे में आपको 85 क्वेश्चंस, मात्र 85 क्वेश्चन सॉल्व करना था। 85 क्वेश्चंस की वैल्यू थी 425 अंक। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 85 क्वेश्चंस, अब तो 125 आ रहे हैं, क्या दिक्कत थी, 40 क्वेश्चंस घट गए। तो बड़ा आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या पूछता है। अभ्यर्थियों को 85 प्रश्न दिया गया, कहा गया उतने उत्तर दीजिए, उसमें आपको उत्तर देना था। माइनस मार्किंग तब भी नहीं थी, माइनस मार्किंग आज भी नहीं है, तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। हाँ, तैयारी अच्छे से करना है जिससे आपका काम बन सके और आप एक योग्य शिक्षक बन पाएँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक योग्य शिक्षक बने और मूल रूप से 4 से 5 साल या 8 साल सेवाएं देने के बाद एक योग्य प्रधानाध्यापक बने। प्रधानाध्यापक की योग्यता क्या होती है, बार बार लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं बता दूं बेटा, पोस्ट ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है। पीजी आपने कर रखा हो, साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन होना अनिवार्य होता है, बीएड होना अनिवार्य होता है प्रिंसिपल बनने के लिए। तो आप लोग अगर बीएड नहीं किए हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो बीएड करना कंपलसरी हो जाएगा और साथ में जो है पीजी तो होना ही चाहिए। आप लोग अभी चलिए स्नातक किए हुए हैं, स्नातक के साथ साथ आपने प्राविधिक कला का इंटर लगाया, टीजीटी आर्ट आप दे रहे हैं, एक योग्य शिक्षक बनेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। लेकिन जैसे ही टीजीटी आर्ट आप क्रैक करें उसके बाद आप जो है 1 आध साल बाद फाइनली पीजी में आप परास्नातक में प्राइवेट मोड में एडमिशन ले लें। और जब आप परास्नातक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप बीएड भी दूरस्थ कॉलेज से कर सकते हैं। दूरस्थ कॉलेज का बीएड मान्य हो जाएगा, तब आप जो है प्रिंसिपल एज अ गैजेटेड ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसकी पदोन्नति में जब आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपके पास योग्यता होगी और आप जो है एक योग्य प्रिंसिपल बन सकते हैं। आइए देखते हैं 2001 का पहला प्रश्न जो पूछा गया था 2001 के पेपर में टीजीटी कला में। पहला प्रश्न कहा गया था, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी? लकड़ियों के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताड़ पत्रों पे या फिर चट्टानों पे? तो बड़ा प्रागैतिहासिक काल में भारतीय चित्रकला ज़्यादातर किस सतह पे बनाई गई है? तो बनाई गई है चट्टानों पे, शिलाओं पे। कई जगह शिला लिखा मिलता है, कई जगह चट्टान लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिलाओं पे या फिर चट्टानों पे बनाई गई थी। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। आपको ये ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया, इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका और बाघ। इन चारों में से आपको बताना था असंबद्ध कौन है। तो आप जानते हैं जो बाघ गुफा है ये बौद्ध कालीन गुफा है, बौद्ध कालीन गुफा है। तो ये बौद्ध कालीन गुफा है। बाकी जितने भी स्थल हैं ये सब प्रागैतिहासिक काल के अच्छे कला के क्षेत्र माने जाते हैं, तो इसलिए असंबद्ध बाघ गुफा ही हो जाएगा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं मालवा चित्रकला, दक्खनी चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर मुगल चित्रकला। तो बेटा होशंगाबाद का जो संबंध है मध्य प्रदेश के पास वाला बेल्ट होता है और मैं मानता हूँ कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश वाला बेल्ट शैल चित्रकला के लिए फेमस है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश देना, राम रावण का युद्ध, महावीर का कैवल्य या फिर बौद्ध सत्य
पद्मा पाणी। तो बेटा अजंता चित्रों में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो बोधसत्व पद्मा पाणी हुआ है, जो कि आप जानते हैं गुफा संख्या 1 में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में अवलोकितेश्वर अथवा बोधसत्व पद्मा पाणी, बोधसत्व वज्रपाणी मूल रूप से गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता, अजंता आप जानते हैं होशंगाबाद वाला बेल्ट होता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। 30 गुफाएं होती हैं, टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अजंता में कितनी गुफाएं हैं? बेटा ऑप्शन है 7, 21, 29 और 32। अब यहाँ पे 30 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि राइट आंसर 30 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक गुफा 15A की खोज हो चुकी है और 15A 14 और 15 के बीच में पाया गया है, इसलिए अब गुफाओं की संख्या 30 हो गई है। 2001 में इसका राइट आंसर 29 गुफा बना था। 29 इज़ द राइट आंसर बना था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, बुद्ध चरित्र, कृष्ण लीला या फिर शिव कथा? तो बेटा अजंता चित्रों का जो मुख्य विषय माना जाता है, आप भी जानते होंगे, इसमें जातक कथाएं पाई जाती हैं और जातक कथाओं का संबंध बुद्ध धर्म से है, इसलिए इसमें बुद्ध चरित्र का वर्णन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जातक कथाएं पाई जाती हैं, जातक कथाएं दर्शाई गई हैं और जातक कथाएं आप जानते हैं अजंता नहीं बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया अजंता किस प्रदेश में है? अजंता कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अभी जस्ट हमने बताया अजंता कहाँ पे है बेटा, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आजकल बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र बना रहा। अब जा कर के एकनाथ शिंदे वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल वो जो अपना टेस्ट वेस्ट होता है सब कुछ पास हो चुके हैं। जैसे आप लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वो लोग राजनीतिक टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। उद्धव सरकार फेल हुई और एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, चित्तनवासल गुहा चित्र या फिर बादामी गुहा चित्र? तो बड़ा इसमें से आपको असंबद्ध बताना था कौन सा है। तो असंबद्ध में यहाँ कुछ लोग कहते हैं अजंता होगा, कुछ लोग कहते हैं बादामी होगा। तो असंबद्ध आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो असंबद्ध यहाँ पे हमारे अनुसार भी बाघ गुफा चित्रों का संबंध आप जानते हैं बौद्ध धर्म से है, उसी प्रकार अजंता के समस्त गुफाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। और तमिलनाडु में जो चित्तनवासल की गुफा पाई जाती है उसका संबंध जो है जैन धर्म से हो जाता है, जैन धर्म। तो चित्तनवासल का संबंध जैन धर्म से हो जाता है, जबकि कर्नाटका स्थित बादामी गुफा का संबंध हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से है, इसलिए बादामी मान लिया जाएगा, क्योंकि इसका संबंध जैन धर्म से भी है और साथ में ब्राह्मण धर्म से भी है। तो दो धर्मों को जोड़ने के कारण बादामी गुफा यहाँ पे भिन्न माना जा रहा है। यही होना भी चाहिए। बाघ गुफा भी और अजंता गुफा भी आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का संबंध है। चित्तनवासल गुफा अकेले जैन धर्म को देखती है, जबकि बादामी गुफा जो है जैन और ब्राह्मण दोनों को देखती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी बनना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। फिलहाल बहुत सारे जो है मॉडल पेपर में आपको या बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आपको अजंता भी राइट आंसर दिखाई दे रहा है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, डी राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? ऑप्शंस दिया गया मरणासन राजकुमारी, छंदक जातक, पद्मा पाणी अवलोकितेश्वर या फिर महावीर। तो आप जानते होंगे कि इनमें से कौन सा चित्र है जो यहाँ पे नहीं है। तो बेटा जातक कथाओं में चित्रित हुआ है और महावीर का जो चित्र है ये अजंता का नहीं है, अजंता का नहीं है। तो जो महावीर वाला चित्र है ये अजंता में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर 4th के साथ बन रहा है। चौथा इज़ द राइट आंसर, यानी महावीर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य। आप जानेंगे जैन चित्रकला कहाँ से पनपती है। तो जैन चित्रकला आप जानते हैं 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम भारत में मूल रूप से इसका विकास होता है। तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम भारत में विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर पश्चिमी शैली या फिर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शंस हैं सुर सुंदरी कथा,
कथा सारित्व सागर, सृष्टि शलाका पुरुष चरितम या फिर चौर पंचायत का। बेटा जो असंबद्ध यहाँ पे बताया गया है उसमें चौर पंचायत का राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि चौर पंचायत का जो संबंध है ये जैन धर्म से है। बाकी सभी का संबंध आप जानते होंगे ये जैन पोथियों पे चित्रित है। बाकी जो हैं ये सभी के सभी मध्यकालीन की जो है चित्रकलाओं से संबंध रखती हैं। और सुरसुंदरी हो, सृष्टि शलाका हो, पुरुष चरित्रम हो, इन सब का संबंध उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला से माना जाता है। जबकि चौर पंचायत का संबंध जैन शैली से माना जाता है। इसलिए राइट आंसर चौथा ही बन जाएगा, चौर पंचायत का इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया जैन लघु चित्रों की विशेषता है। क्या विशेषता है बेटा? प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, बिना आकृति चित्रण या फिर परली आंख का दिखना। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता आप जानते होंगे। फिलहाल आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस कराया गया कि जैन शैली की विशेषता क्या है बेटा? परली आँखों का दर्शाना, यानी जैन लघु चित्रों में बड़ी आँखों को चित्रित किया जाता था। परली आँखों का दर्शाना राइट आंसर होगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया जैन चित्रकला कहलाती है। जैन चित्रकला क्या कहलाती है बेटा? भित्ति चित्र, लघु चित्र, पोथी चित्र या फिर पटचित्र। तो जैन चित्रकला को जो संबंध है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ जगह आपको पोथी चित्रण मिलेगा, कुछ जगह आपको लघु चित्रण मिलेगा। जबकि श्वेतांबर जैन में अनेक तीर्थ पोथियों का चित्रण हुआ है। आप जानते होंगे श्वेतांबर जैन 1100 से 15वीं शताब्दी के मध्य का डाटा मिलता है। जबकि जैन चित्रकला क्या कहलाती है बेटा? तो जैन चित्रकला कुछ जगह आपको मिलेगा कि जैन चित्रकला मुख्यतः श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखती है और इसका संबंध जो है लघु चित्रण से होता है। जबकि कुछ जगह दिखाई देगा कि पोथी चित्रण से है। तो जैन काल का संबंध जो है पोथी चित्रों पे है, पाल पोथियों पे काम हुआ है। लघु चित्रकला भी इसको लगाया जा सकता है। लघु चित्रकला ही राइट आंसर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। पाल शैली में हम लोग पोथी लगाएंगे, जबकि जैन में हम लोग लघु चित्रकला लगाएंगे। अगर पाल शैली होता तो हम लोग पोथी चित्रकला लगा देते। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया जैन चित्रकला कागज पर कब बना है? 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। तो बेटा जैन चित्रकला 14वीं शताब्दी में ताड़ के पत्रों पर बनाए जाते थे और 14वीं शताब्दी के दौरान ही कागज का चित्रण भी प्रारंभ हो जाता है। कागज का विकास जब चीन करता है उसके बाद जो है जैन चित्रकला कागज पे भी काम करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए 14वीं शताब्दी 2001 में राइट आंसर माना गया था। फिलहाल अभी भी माना ही जा रहा है। कुछ जगह आपको दिखाई देगा कि 13वीं शताब्दी, कुछ जगह दिखाई देगा 15वीं शताब्दी, जो कि गलत है। 14वीं शताब्दी राइट आंसर लगाइएगा बेटा। बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे लेखक, बहुत सारा उत्तर मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पाल पोथियाँ चित्र बनाए गए किस पे? मिट्टी के पात्रों पे, कपड़े पर, ताड़पत्रों पर या फिर दीवार पर। बेटा पाल पोथियों के चित्रण हमने जस्ट बताया था कि अगर पाल पोथी आएगी तो ताड़पत्रों पे बनाए जाएंगे। और ताड़पत्रों पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं ताड़पत्रों की लंबाई को लेकर के। कोई कहता है 22.25 इंच लंबा, कोई 22.25 इंच चौड़ा कहता है। बेटा 22.25 का बात है। हाँ बिल्कुल सही है, 22 सही, 1/4 इंच ये लंबा है और मूल रूप से कितना चौड़ा है? 2 सही, 1/4 इंच ये चौड़ा है, ऐसा माना जाता है। ताड़पत्रों पे पाल पोथियों का चित्रण खूब दिखाई देता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, बिहार की, उड़ीसा की, बंगाल की। आप जानते हैं पाल चित्रकला कहाँ पनपती है बेटा? तो ये बिहार और नेपाल में भी पनपती है, लेकिन मूल रूप से इसका जो केंद्र रहा है वो गोपाल के शासनकाल में पाल वंश पनपता है और बंगाल में पनपता है। तो राइट आंसर बंगाल बनेगा, यानी 4th इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पाल पोथी चित्रों का विषय है। क्या है बेटा? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो पाल पोथियों के चित्रण का जो मुख्य विषय माना जाता है बेटा वो क्या माना जाता है? आप जानते हैं बुद्ध का जीवन चरित्र पाल पोथियों का मुख्य विषय रहा है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध कथाओं का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। बुद्ध का जीवन चरित्र इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा गया राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, क्या हैं बेटा? लघु चित्र हैं, वास चित्र हैं, पोथी चित्र हैं या फिर दीवार चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला में बेटा जो चित्रण हुआ है वो कुछ जगह आपको कुछ आंसर दिखाई देगा, कुछ जगह आपको कुछ आंसर दिखाई देगा, लेकिन आपको लघु चित्रण दिखाना है। राजस्थानी चित्रकला में लघु चित्र खूब बने हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में पूछा गया किशनगढ़ शैली की चित्रकारी किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई है? उमराव सिंह, भीम सिंह, सामंत सिंह या फिर जयचंद। बेटा किशनगढ़ शैली की जो चित्रकारी है वो किसके समय में फेमस होती है ये पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण वो तब बनती है जब वहाँ पे राजा सामंत सिंह बैठते हैं। राइट आंसर 4th के साथ बैठ रहा है, सामंत सिंह इज़ द राइट आंसर। याद रखना है जो स्थान संसार चंद और उसके कलाकारों का है वही स्थान किशनगढ़ शैली में इतिहास के महाराजा सामंत सिंह और उसके चित्रकार निहाल चंद्र का माना जाता है। सामंत सिंह नहीं, संसार चंद्र कहाँ पे हैं बेटा? कांगड़ा शैली के हैं। तो ऐसे किशनगढ़ शैली के लिए कौन फेमस है? सामंत सिंह फेमस है। सामंत सिंह के साथ कौन रहता था चित्रकार? तो निहाल चंद्र रहता था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया इसमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो असंबद्ध के लिए यहाँ आगरा शैली का कोई नाम ही हमने नहीं सुना है, आपने भी नहीं सुना होगा। राइट आंसर जो है आगरा शैली बन जाएगा। आगरा शैली का हमने नामकरण नहीं सुना है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जाएगा, यही असंबद्ध है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अलग अलग राजस्थानी चित्रों का पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की अगर पहचान करनी है तो कुर्तस करेंगे, पगड़िस करेंगे, आभूषण से करेंगे या फिर आँख से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? तो यहाँ पे अगर आपको देखना है, अच्छे से समझना है तो आप उसकी आँखों की परली आँखें देखेंगे, उसी से पहचान कर पाएंगे किस शैली का ये है। तो आँख से आप कर सकते हैं बेटा। आँख में आप जानते होंगे काजल युक्त है, बड़े बड़े नयन हैं, तो ये है किशनगढ़ शैली। खंजनाकृति हैं, हल्दी ऊपर है, मुँह टेढ़ी है, कटाक्ष रेखा वाले नेत्र हैं, तो ये जोधपुर शैली हो जाएगी। मेवाड़ शैली के लिए मछली जैसे नेत्रों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब राजस्थानी शैली के चित्र हैं, लेकिन उनको पहचानना है तो उनकी आँखों से पहचानेंगे। राइट आंसर 4th बनेगा, यानी आँख इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा गया चौर पंचायत का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली, जैन शैली, पाल शैली, तंजौर शैली। बेटा चौर पंचायत को रचित करने में किस शैली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो चौर पंचायत के लिए मूल रूप से कौन सी शैली? राजस्थानी शैली जिम्मेदार है। राजस्थानी शैली कवि बिल्हण द्वारा 1540 ईस्वी में इसको जो है चित्रित किया गया था। तो किसके द्वारा? बिल्हण के द्वारा। बिल्हण मूल रूप से इसे 1540 के बीच में मूल रूप से चित्रित कर देते हैं, किसे? चौर पंचायत को। तो राइट आंसर राजस्थानी शैली बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोहली केंद्र, गढ़वाल केंद्र, अहमदानगर केंद्र या फिर बीकानेर केंद्र। बेटा राजस्थानी शैली का केंद्र आप जानते होंगे, राजस्थान के आसपास वाले बेल्टों को हम लोग राजस्थानी शैली का केंद्र मानते हैं। तो 17वीं शताब्दी के उपरांत रोचक राजस्थानी शैली का विकास होता है और ये बीकानेर के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर बीकानेर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? आगरा शैली, दिल्ली शैली, लखनऊ शैली, कोटा शैली। बेटा असंबद्ध आपको बताना है। आपने पुनः सुना होगा कि यहाँ पे कोई नाम ऐसा नहीं आता है कोटा शैली, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली पृथक पृथक हैं या राजस्थानी शैली का अंग माना जाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? तो यहाँ पे कोटा शैली जो है राइट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? कोटा शैली इज़ द राइट आंसर। कोटा शैली इज़ द राइट आंसर। कोटा शैली, लखनऊ, दिल्ली, आगरा शैली का कोई नाम ही निशान नहीं है, जबकि कोटा शैली आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान शैली के अंतर्गत आता है और राजस्थानी शैली का मुख्य अंग है। तो कोटा शैली यहाँ पे असंबद्ध हो जाएगा। 4th इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? बेटा बूंदी के हैं, किशनगढ़ के हैं, नाथद्वार के हैं, जयपुर के हैं। मैंने पहले ही बताया है, बहुत प्रैक्टिस सेट में इसे कराया है कि पिछवाई चित्रण कहाँ दिखाई देता है बेटा? तो नाथद्वार शैली में दिखाई देता है। नाथद्वार शैली में पिछवाई चित्रण खूब दिखाई देता है। वैष्णव धर्म का पुष्टि मार्ग यहीं से मिलता है। श्रीनाथ जी ने खूब अच्छे से पिछवाई चित्रण करवाया था। तो राइट आंसर जो है पिछवाई चित्रण यानी नाथद्वार शैली। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न
संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया 12 मासा चित्रण पाया जाता है। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है क्या बेटा? ऋतुओं का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण या फिर ग्राम्य जीवन का चित्रण। तो 12 मासा के चित्रों में क्या पाया जाता है? 12 मासा के चित्रों में क्या पाया जाता है बेटा? तो 12 मासा के चित्रों में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है, यानी कुल मिलाकर के मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, उसका चित्रण कैसे कैसे हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बेहजाद, गोवर्धन, अबुल हसन, मनोहर। बड़ा अकबर का आपको प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार बताना था, जबकि आप जानते हैं यह प्रश्न ही विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेहजाद ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था, सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा का दरबारी चित्रकार था, अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर जहांगीर के दरबार के चित्र थे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो अकबर के दरबार का यहाँ कोई नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है दिक्कत हो जाएगी। अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर सब जहांगीर के दरबार के हैं, आप जानते हैं। बेहजाद आप जानते हैं बाबर के समय का है, बाबर इसकी बुराई खूब किया करता था। तो अकबर के दरबार का कोई अच्छा चित्रकार यहाँ दिया ही नहीं गया है। अकबर के दरबार का अच्छा चित्रकार बसावन होता है, तो बसावन का नाम ही नहीं है। बसावन का नाम होता तो राइट आंसर बन जाता। तो इसे गोला कर लीजिएगा बेटा, नाम लिख लीजिएगा कि जो है अभी जस्ट हमने क्या बताया है, ये बताया है कि मूल रूप से अकबर के दरबार का कोई चित्रकार नहीं है। अकबर के दरबार का सबसे फेमस चित्रकार बसावन होता है, और मूल रूप से बेहजाद आप जानते होंगे सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा का चित्रकार था, ये बाबर के समय आता है, बाबर इसकी खूब बुराई करता है। और जो है जहांगीर के दरबार के कौन कौन चितेरे हैं, तो अबुल हसन हो गया, गोवर्धन हो गया, मनोहर हो गया, साथ में उस्ताद मंसूर हो गए। तो ये सब जो है जहांगीर के काल के अच्छे चितेरे हैं। तो ये लिख लीजिएगा, अकबर के दरबार का सबसे अच्छा चितेरा बिसंदासी है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मुगल चित्रकला दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है। तो मुगल शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है बेटा? राइट आंसर क्या होगा? राजस्थानी, दक्खनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल या फिर भारतीय और पर्शियन। आप देखेंगे कि मूल रूप से मुगल शैली आप देखेंगे हिंदू ईरानी को मुगल शैली हम लोग कहते हैं। हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल शैली हो जाती है, लेकिन लोग खूब कन्फ्यूज हो जाता है। 16वीं शताब्दी में जब फारस की चित्रकला भारतीय मुगल साम्राज्यों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषता को ग्रहण कर रही थी, उस समय एक नवीन विशेषता प्रस्फुटित होती है, जिसे हम लोग मूल रूप से भारतीय चित्रकला के नाम से जानते हैं। और भारतीय चित्रकला में दो शैलियों का मिश्रण होता है, भारतीय प्लस पार्शियन इक्वल टू मुगल। कंफ्यूज ये भी नहीं होना है आपको, हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल ही होता है, ठीक है। तो हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल होता है, और भारतीय प्लस पार्शियन इक्वल टू मुगल शैली बन रहा है। राइट आंसर डी के साथ लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? दास्तान अमीर हमजा किसके समय बना है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे अकबर के साथ जाएगा। आप जानते हैं हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर का चित्रण निर्माण स्टार्ट होता है, जबकि 1400 चित्रों के बाद अकबर के समय में बनाए गए चित्र इस प्रकार हमजा चित्रावली में कहा जाता है। तो अकबर के समय में मूल रूप से पूर्ण रूपेण बन करके ये तैयार होता है। राइट आंसर अकबर ही बनेगा। दास्तान अमीर हमजा अकबर के समय में तैयार होता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अब राइट आंसर अकबर हो जाएगा बेटा। बसावन के लिए अभी जस्ट हमने बोल ही दिया था। बसावन जो है किससे लिखा है? तो 16वीं शताब्दी में आप जानते होंगे एक राजा आता है जिसका नाम होता है अकबर। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो उसके दरबार का बहुत अच्छा हिंदू चितेरा है। बसावन राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। अकबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछा गया रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? अकबर का जीवनी, महाभारत कथा, मुगल राजाओं का इतिहास या फिर रामायण कथा। तो बेटा रज़्मनामा ग्रंथ जो है वो महाभारत कथा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में पूछा गया है चित्रकारी मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? प्रकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, दृश्य चित्रकार या फिर युद्ध दृश्य। बेटा मंसूर, उस्ताद मंसूर वही टर्की काक वाला है, बाज पक्षी वाला, ठीक है, मोर मोरनी वाला। तो ये मूल रूप से पशु पक्षी चित्रकार है। बहुत अच्छे से पशुओं और पक्षियों को चित्रित करना था। किसके दरबार का था? जहांगीर के दरबार का अच्छा पशु पक्षी चित्रकार माना जाता है। तो जहांगीर के दरबार का राइट आंसर बनेगा, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर। पशु पक्षी चितेरा है ये। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है। नादिर उल असर की उपाधि भी इसे मिलती है। नादिर उल असर की उपाधि कौन देता है? तो जहांगीर देखा, जहांगीर के दरबार का है, इसलिए इसे जो है नादिर उल असर की उपाधि भी मिल जाती है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षेत्रीय मुगल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली या फिर दक्खनी शैली। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली आती है बेटा उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे हम लोग क्षेत्रीय मुगल शैली के नाम से जानते हैं। कुछ जगह कहा जाता है और कुछ जगह कंपनी शैली कहा जाता है। राइट आंसर कंपनी शैली बनेगा बेटा, क्षेत्रीय मुगल शैली नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मुगल चित्रकला जैसे खत्म होती है उसके बाद जो है पश्चिमी नहीं कंपनी शैली को हम लोग पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। पटना शैली या फिर कंपनी शैली का जन्म होता है क्योंकि यह शैली पटना के पास वाले क्षेत्र में जो है आती है, पनपती है, आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है मूल रूप से कंपनी शैली हो जाता है, कंपनी शैली हो जाता। तो राइट आंसर जो है कंपनी शैली बनेगा। बहुत सारी किताबों में बहुत टाइप के डाटा आपको मिलेंगे, फिलहाल आपको राइट आंसर याद करने की ज़रूरत है, राइट आंसर देखना है। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। तो बेटा कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या होता है? कांगड़ा चित्रकला आप जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या कहलाता है? तो कांगड़ा का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला कहलाता है। बहुत बार हमने चिल्ला चिल्ला बोला है, राइट आंसर जो है पहाड़ी चित्रकला हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हल्के मत लीजिएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर आगे गच्चा खा जाएंगे। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इसके समय में हुई है? राजा विधिचंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा जयचंद्र या फिर राजा रणजीत सिंह। तो कांगड़ा चित्रकला का जो उन्नति है यानी विकास है वो किसके समय में होता है? राजा संसार चंद्र के समय में होता है। संसार चंद्र राइट आंसर बनते हैं, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। राजा संसार चंद्र इज द राइट आंसर, थर्ड राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में कहा गया है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव खूब दिखाई देता है? राजस्थानी शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कश्मीरी शैली। तो बेटा कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली प्रभाव डाल पाती है? कौन सी शैली ऐसी है जो प्रभाव डाल पाती है? तो कांगड़ा चित्रकला में जो प्रभाव डालने वाली शैली होगी उसे हम लोग मुगल शैली के नाम से जानेंगे। मुगल शैली का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए, असंबद्ध बताना था। मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, अजंता चित्रकला। बेटा राइट आंसर आपको बताना है इसमें से असंबद्ध कौन है। आप जानते हैं अजंता चित्रकला का नाम आपने नहीं सुना होगा, इसलिए अजंता चित्रकला ये अजंता भित्ति चित्रकला होती है, ये पे जो है कोई ऐसी चित्रकला नहीं है। तो अजंता का भित्ति चित्रण होता है, चित्रकला नहीं होती है, इसलिए असंबद्ध यही हो जाएगा। बाकी कांगड़ा चित्रकला होती है, मुगल चित्रकला होती है, राजस्थानी चित्रकला है, लेकिन अजंता चित्रकला नहीं, अजंता भित्ति चित्रण होती है, भित्ति चित्रण कला होती है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, क्या है? रागमाला, नायक नायिका, कृष्ण लीला या फिर उपयुक्त सभी। तो बेटा कांगड़ा शैली के चित्रों के जो विषय बताए जाते हैं उसमें ज़्यादातर उक्त सभी राइट आंसर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। कांगड़ा शैली में रागमाला पे चित्रण हुआ है, नायक नायिका पे भी हुआ है और मूल रूप से कृष्ण लीला पे भी हुआ है, इसलिए जो है राइट आंसर उक्त सभी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कौन सी पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है वसोहली, कुलेर, मेवाड़, कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र मूल रूप से बेटा मेवाड़ नहीं है, मेवाड़ राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे मेवाड़ शैली राजस्थानी कला का केंद्र माना जाता है, याद रखना है ये राजस्थानी कला का केंद्र है, जबकि अन्य सारे जो हैं वो पहाड़ी शैली के केंद्र हैं। जैसे कांगड़ा हो गया, गुलेर हो गया, वसोहली हो गया, ये सब पहाड़ी शैली के केंद्र हैं। मेवाड़ जो है राजस्थानी शैली का केंद्र है। तो राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली, यूरोपियन शैली, कंपनी शैली या फिर बंगाल शैली। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाएगा बेटा वो जाएगा अवनी बाबू को। राइट आंसर बंगाल शैली बनेगा। बंगाल शैली के जन्मदाता भी अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया बंगाल शैली का जनक कौन है? अभी जस्ट हमने बताया है अवनी बाबू हैं बेटा, अवनींद्रनाथ टैगोर इनका नाम है। बंगाल शैली को इन्होंने ही पदार्पण किया है, इन्होंने ही मूल रूप से रचा है। इन्होंने ही अपने कुछ शिष्यों के साथ जो है अपने शिष्य बुलाए और उनको लेकर के, युवा शिष्य थे तो नया काम हो गया। बंगाल शैली जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से इन्होंने एस्टेब्लिश किया और उसमें उन्होंने काम किया। तो अवनी बाबू मूल रूप से बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। 42 में पूछ लिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने किस माध्यम में चित्र बनाए हैं? इन्होंने
चित्रण का काम कौन सा माध्यम चूज किया है? तो बेटा इसे हम लोग जल रंग के रूप में जानते हैं। जल रंग में इन्होंने ज़्यादातर चित्रण का काम किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछा गया नव बंगाल शैली किसकी देन है? छितिन मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु या फिर यामिनी राय। तो बेटा नव बंगाल शैली किसकी देन मानी जाती है? नव बंगाल शैली के लिए जो प्रसिद्ध डाटा हैं वो जो है मास्टर मोसाई जी हैं, यानी नंदलाल बसु जी हैं। नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो मास्टर मोसाई जी की देन है, नंदलाल बसु जी की देन है। राइट आंसर जो है बी के साथ नहीं सी के साथ बन रहा है। नंदलाल बोस इज़ द राइट आंसर या नंदलाल बसु इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, जे स्कूल ऑफ बम्बई, बनास्पति या फिर शांति निकेतन। तो नंदलाल बसु का जो नाम है वो शांति निकेतन से भी जुड़ा रहा है। ये शांति निकेतन में भी कुछ दिनों तक काम किए हैं। इसमें विभाग की स्थापना की, नंदलाल बोस को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सब काम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनसे करवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में पूछा गया हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को किसने सजाया था? जामिनी राय, रामकिंकर भाई, नंदलाल बसु, ईश्वरी प्रसाद। बड़ा ऐसा कारनामा जो है जिसका गांधी जी से खूब पटेगा, यानी नंदलाल बसु जी से काम होता था। और नंदलाल बसु महात्मा गांधी के खूब अच्छे चेले माने जाते हैं। बहुत अच्छे से इनकी पटती थी और ये जो है गांधी जी के कहने पर बहुत सारे आंदोलनों में भी भाग लिए हैं। तो नंदलाल बसु राइट आंसर बन रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया छितेंद्रनाथ मजूमदार किस महाविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किए हैं, यानी शिक्षक के रूप में उन्होंने कैसा काम किया है बेटा? तो अपना पड़ोसी वाला जिला है, ज़्यादातर बच्चे वहीं से जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसे प्रयागराज अब नाम कर दिया गया है। फिलहाल जो है डिग्री कॉलेज उसका नाम अभी वही है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय राइट आंसर बनेगा। थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? बेटा ये डाटा इसलिए पूछा जाता है कि इन्हें पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल थे। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। 48 में पूछा गया राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस लिए? पौराणिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी के चित्रों के लिए, प्रकृति दृश्य चित्रों के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो राजा रवि वर्मा का जो संबंध है बेटा वो पौराणिक चित्रों के लिए है। ज़्यादातर काम इन्होंने पौराणिक चित्रों को बनाने में किया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है। केरला वाला बेल्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, मुकुल दे, ईश्वरी प्रसाद या फिर शारदा चरण वकील। ऑप्शन आप तुरंत पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे नाम ही पूछ लिया गया। ईश्वरी प्रसाद आप जानते हैं पटना शैली के चित्रकार हैं। ईश्वरी प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। इनका संबंध या तो पटना शैली है या फिर उसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। तो कंपनी शैली लगा दीजिएगा, कंपनी शैली। ठीक है, तो राइट आंसर ईश्वरी प्रसाद ही बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए। असंबद्ध बताना था विनोद बिहारी मुखर्जी, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ गुप्ता, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो बेटा इसमें से असंबद्ध आपको बताना है। नारायण श्रीधर बेंद्रे आप जानते होंगे बड़ौदा विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि अन्य तीनों जो है कला और बंगाल स्कूल से संबंधित रहे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध मूल रूप से यहाँ से नहीं है। राइट आंसर जो है फोर्थ के साथ बन रहा है, यानी चौथा इज़ द राइट आंसर। मूल रूप से चौथा राइट आंसर बन रहा है, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध मूल रूप से बंगाल स्कूल से नहीं रहा है। ठीक है, बंगाल स्कूल या बंगाल शैली, बंगाल स्कूल। नारायण श्रीधर बेंद्रे यहाँ पे असंबद्ध हैं। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इनमें मूर्तिकार कौन है? कुमिरल स्वामी, डीपी राय चौधरी, गोपाल घोष, सुब्रमण्यम। आप जानते हैं डीपी राय चौधरी पहले मूर्तिकार हैं, देन चित्रकार हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी ही बनेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी ही बनेंगे। तो राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी को इस स्थान पर हुआ था। चित्रांकुर में, किलिमन्नूर में, मदुरा में या फिर मैसूर में। तो बेटा राजा रवि वर्मा का जन्म है वो 1848 में कहाँ पे होता है? अभी जस्ट हमने बताया किलिमन्नूर केरला में होता है। केरला में कब होता है? 29 अप्रैल 1848 को होता है। ये भी डाटा आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। तो 29 अप्रैल 1848 केरला किलिमन्नूर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, क्या स्थापित किया? स्कूल आर्ट
या फिर आर्ट गैलरी या फिर ओलियोग्राफी प्रेस या फिर आर्ट स्टूडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ राजा रवि वर्मा ने आप सभी राइट आंसर दे दिए होंगे। ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सबसे पहले भारत में की है, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। आज का जो ये 85 क्वेश्चन है बेटा, हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, पूरा डाटा आपका रिवीजन वाला ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? कौन सी शैली से इन्होंने प्रेरणा ली है तब काम किया है? कंपनी शैली, बंगाल शैली, कालीघाट या फिर पट शैली या फिर पाश्चात्य शैली? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जामिनी राय ने जो है ज़्यादा प्रेरणा किससे ली है? कालीघाट या फिर पट शैली से। मूल रूप से कालीघाट ही राइट आंसर बन रहा है। तो कालीघाट या पट शैली से उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की हैं, वहाँ से सीख ली है, उसके बाद इन्होंने कला में अपना कदम जमाया है, उस पर काम किया है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, कालीघाट या फिर पट शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया डीपी राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे, कहाँ पे बेटा? कलकत्ता आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज, मद्रास आर्ट कॉलेज या फिर जयपुर आर्ट कॉलेज? तो बेटा डीपी राय चौधरी वही मूर्तिकार साहब कहाँ पे प्रिंसिपल बनाए गए थे? तो उन्हें मद्रास के शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक के पद पे मूल रूप से बनाया गया था। तो मद्रास आर्ट कॉलेज के वो प्रिंसिपल माने जाते हैं। तो मद्रास आर्ट कॉलेज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। 56 में पूछ लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण शैली के हैं, आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं, प्राचीन शास्त्रीय शैली के हैं या फिर यूरोपीय शास्त्रीय शैली के हैं? तो रविंद्र बाबा का नाम आता है। रविंद्र बाबा वही 1913 शांति नहीं, साहित्य का पाते हैं ना नोबेल पुरस्कार 1913 में। तो रविंद्र बाबा मूल से आधुनिक विमूर्ति शैली का काम करते हैं। इन्हें कोई पता नहीं होता है किस में कैसा रंगण कर दें, तो मूल से आधुनिक विमूर्ति शैली के जन्मदाता ये माने जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में पूछा गया, असित कुमार हल्दर जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं बेटा? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में? तो असित कुमार हल्दर को पूछा गया है बेटा। असित कुमार हल्दर का जो संबंध है वो मूल रूप से कवि और कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कवि और कलाकार राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में पूछा गया है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से पाई? रोम से, पेरिस से, लंदन से, लाहौर से? बेटा अमृता शेरगिल पेरिस में शिक्षा प्राप्त करती हैं और जब यहाँ आती हैं भारत में तो मूल रूप से कहाँ रहती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा वो पेरिस में चित्रकला ज्ञान प्राप्त करती हैं और जब वो 1934 याद रखना है, 1934 में जब वो भारत आती हैं तो सबसे पहले वो शिमला में बस जाती हैं। शिमला में बसती हैं, यहीं पे मूल रूप से अपनी चित्रकारी उकेरना स्टार्ट करती हैं। तो शिमला में बसती हैं, पेरिस में इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, अमृता शेरगिल पे भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा? अमृता शेरगिल भारत आए तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा? लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का या फिर बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का? तो किसका प्रभाव अमृता शेरगिल पे पड़ा है? राइट आंसर आपको बताना है। तो बेटा वो आती हैं, अजंता चित्रों को देखती हैं, मूल रूप से वो जो है थोड़ा सा प्रभावित हो जाती हैं और अजंता शैली के देखने के बाद मूल रूप से इन्होंने चित्रकला की ओर अपना काम बढ़ाया और इसके बहुत सारे भ्रमण किए, देखे, फिर उसके बाद सीखे, उससे चित्रकारी करना स्टार्ट किए, उस पर जो है विशेष लाभ उठाया इन्होंने। तो राइट आंसर अजंता चित्र बन रहे हैं, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? प्रकृति दृश्य, ग्राम्य जीवन के दृश्य, प्राकृतिक चित्रों के दृश्य या फिर पौराणिक कहानियों के दृश्य? तो के.एस. कुलकर्णी की कला में मूल रूप से क्या पाया जाता है बेटा? क्या पाया जाता है? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य खूब अच्छे से दर्शाए गए हैं, ग्राम्य जीवन के दृश्य ज़्यादा दर्शाए गए हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार लगाइएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है, बी इज द राइट आंसर। ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछ लिया गया के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या रही है? आलंकारिक, वास्तविक धर्मी, रेखाएं या फिर शास्त्रीय? तो के हब्बर के अंतिम दिनों की जो चित्रकारी रही है बेटा वो कैसी दिखाई देती थी आपको? तो वो दिखती थी आपको शायद रेखात्मक। कैसी दिखाई देती थी आपको? तो रेखात्मक ही दिखाई देती थी। पाश्चात्य प्रभाव से अधिक प्रभावित थे ये और मूल रूप से जब लास्ट में काम करना स्टार्ट किए तो रेखात्मक रूप में ज़्यादातर ये उभार करके अपनी शैलियों को विकसित करते थे। राइट आंसर जो है रेखात्मक शैली ही बनेगी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। पूछा गया कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली का भारतीय केंद्र कौन सा फेमस है? मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दिल्ली या फिर पटना? बेटा पटना। कंपनी शैली को हम लोग पटना शैली इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे मूल रूप से पहले फली फूली आगे बढ़ी, यहीं पे मूल रूप से पहले इस्टेब्लिश हुई थी, इसलिए इसे हम लोग पटना शैली के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर 3 के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत में एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रकर्षित हुए हैं। तो पिकासो के साथ किसके चित्र दर्शाए गए हैं बेटा? राम कुमार, मकबूल फिदा हुसैन, के हब्बर या फिर KH आरा? तो मकबूल फिदा हुसैन के चित्रण जो है वो पिकासो के साथ भी दर्शाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1971 में ब्राज़ील के मकबूल फिदा हुसैन की महाभारत सीरीज के चित्र जो है 30 चित्र ऐसे हैं जो पिकासो के साथ दर्शाए गए हैं। तो 30 चित्र मूल रूप से किस सीरीज के? महाभारत सीरीज। महाभारत सीरीज किसने लिखा है? मकबूल फिदा हुसैन ने लिखा है। तो इसके 30 चित्र जो है पिकासो के साथ दर्शाए गए हैं। तो राइट आंसर जो है मकबूल फिदा हुसैन बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, जो एक्स्ट्रा डाटा आपको बताया जाता है उसे नोट डाउन कर रहे होंगे, सीरियस होंगे। अगर सीरियस हैं बेटा तभी आप तैयारी करने में मज़ा ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, दिल्ली? नारायण श्रीधर बेंद्रे कहाँ पे रहे हैं बेटा? तो बड़ौदा कॉलेज में मूल रूप से अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। बड़ौदा कॉलेज राइट आंसर बनेगा। 64 का राइट आंसर बी हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है? बेटा ये अवनी बाबू की बहन हैं। ललिता लाजमी, गौरी भंज, सुनैनी देवी, अमृता सिरगल? तो मूल रूप से प्रथम भारतीय महिला चित्रकार का दर्जा किसे प्राप्त है? तो इन्हें मूल रूप से कहा जाता है कि सुनैनी देवी पहली भारतीय चित्रकार हैं। राइट आंसर जो है किसके साथ बन रहा है? डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। पहली चितेरी सुनैनी देवी ही मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो वह कौन सा कलाकार है जिसके चित्रों की प्रतियां ज़्यादातर घरों में लगाई मिलती हैं? नंदलाल बसु, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या फिर छितेंद्र नाथ मजूमदार? तो बेटा ज़्यादातर घरों में ऐसा चित्रण दिखाई देता है, वो चित्रण है राजा रवि वर्मा का। राइट आंसर 4 के साथ बन रहा है, राजा रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर कलाकार हैं, केरला के किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। पूछा गया अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सी थी? यूरोपीय शैली, कंपनी शैली, शास्त्रीय शैली या फिर बंगाल शैली? तो अंग्रेजी शासन के कारण जो सी नवीन शैली जो पनपती है बेटा, सामने आती है, अस्तित्व में आती है, उसे हम लोग कंपनी शैली या फिर पटना शैली के नाम से जानते हैं। तो पटना शैली या फिर कंपनी शैली उभर करके सामने आती है। 3 इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 68 में पूछा गया किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? बेटा वह कौन सा चित्रकार है जिसने फिल्मों पे भी काम किया है? गणेश पायने, MF हुसैन, अल मेकलर या फिर जामनी राय? बेटा प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्में भी बनाई, रंगरसिया फिल्म मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म है और इन्होंने ऐसा काम भी किया है। तो मकबूल फिदा हुसैन इसके लिए राइट आंसर बन रहे हैं, MF हुसैन। इनकी फिल्म है थ्रू दी आइज़ ऑफ अ पेंटर। थ्रू दी आइज़ ऑफ अ पेंटर ये गोल्डन बियर पुरस्कार भी पा चुकी है बर्लिन की। थ्रू दी आइज़ ऑफ अ पेंटर मूल रूप से किसकी फिल्म है? तो ये मूल रूप से MF हुसैन की है। रंगरसिया भी हमारे शायद मुँह से निकल गया ना, रंगरसिया फिल्म जो है राजा रवि वर्मा पे आधारित है। राजा रवि वर्मा की फिल्म है रंगरसिया, रसिया, ठीक है। तो रंगरसिया किसकी है? राजा रवि वर्मा की है। MF हुसैन की कौन सी फिल्म है? तो बेटा MF हुसैन के लिए थ्रू दी आइज़ ऑफ अवर अ पेंटर, थ्रू दी आइज़ ऑफ अवर अ पेंटर मूल रूप से इनकी फिल्म का नाम है। 69 में पूछा जाता है, 69 में निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है पूछा गया? KS पनिक्कर, NS बेंद्रे, मुकुल देव या फिर अमृता शेरगिल? तो मुकुल देव जो है बंगाल स्कूल के कलाकार हैं, जबकि अन्य तीनों आधुनिक चित्रकार हैं। तो मुकुल देव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। कुछ किताबों में अमृता शेरगिल राइट आंसर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुकुल देव को राइट आंसर माना जा रहा है। कुछ किताबों में अमृता शेरगिल भी समसामयिक चित्रकारों में ही आते हैं, ठीक है। तो अमृता शेरगिल भी मूल रूप से समसामयिक चित्रकारों में आते हैं। कन्फ्यूजन में है, थोड़ा सा क्वेश्चन से कन्फ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुकुल देव भी कहा जाता है कि ये बंगाल शैली के चित्रकार हैं, आप इसमें देख रहे हैं। और अमृता शेरगिल भी आपने पढ़ा ही होगा, अमृता शेरगिल भी मूल रूप से समसामयिक चित्रकारों में आती हैं। तो समसामयिक चित्रकारों में आती हैं, ना कि वो जो है बंगाल शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। फिलहाल हम मुकुल चल डे के साथ रहेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर, नहीं बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, एकदम सही है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। पूछा गया चित्र में रेखा है, क्या है? आकृति को रूप देती है, चित्र को उभारती है, प्रवाह पैदा करती है या फिर उपर्युक्त सभी। तो चित्र में रेखा उपर्युक्त सभी काम करती है, प्रवाह भी पैदा करती है, आकृति का रूप देती है, चित्रों को उभारती भी है। तो मूल रूप से इसे उपर्युक्त सभी के साथ ही राइट आंसर लगाना सही होगा, उचित होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। 71 में पूछा गया भारतीय चित्रकार में रंग के साथ महत्व है किसका? प्रकाश और छाया का, रेखा का, परिक्षेप का या फिर मॉडलिंग का। थोड़ा भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका दिखाई देता है? तो आप जानते होंगे कई जगह यहाँ पे रेखा का जो है महत्व दिखाई देता है, तो रेखा ही राइट आंसर बनता है। रेखा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। रेखाएँ कभी तिरछी होती हैं, कभी सुडौल होती हैं, कभी जो है कोणात्मक होती हैं, कभी जो है क्षैतिज होती हैं, कभी ऊर्ध्वाधर होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो रेखाओं का महत्व खूब ज़्यादा दिखाई देता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 में पूछा गया कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रंग से, रेखा से या फिर प्रकाश छाया से। तो कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना था। तो यहाँ पे जब आप प्रकाश छाया लिखेंगे तो राइट आंसर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा गया सही नहीं है, और जब आप इसे बैठाएंगे कि आकृति को रूप मिलता है प्रकाश छाया से, तो ऐसा ये कहना उचित नहीं होगा। बाकी आकृति को रूप मिलता है रेखा से, हाँ मिलता है, प्रतीक से भी मिल जाता है, रंग से भी मिल जाता है, लेकिन प्रकाश छाया से कैसे दिखाई दे जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे असंबद्ध नहीं है पूछा गया था। राइट आंसर जो है प्रकाश छाया के साथ जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में पूछा गया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन माने जाते हैं? भट्टोलोल्लट, आचार्य भरत मुनि, अभिनव गुप्ता या फिर आनंद वर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक मूल रूप से किसे कहा गया है? तो पहले दार्शनिक माने जाते हैं बाबा भरत मुनि। बाबा भरत मुनि नाट्यशास्त्र इन्होंने लिखा है, नाट्यशास्त्र इन्होंने ही लिखा है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत जी की रचना है, जिन्हें हम लोग भरत मुनि के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। 74 में पूछा गया आकृतियों से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है बेटा? भाव, लय, रूप, ये सभी। बेटा आकृतियों से मूल रूप से ज़्यादातर क्या स्पष्ट दिखाई देता है? तो रूप ज़्यादातर दिखाई देता है। तो आकृतियों से रूप स्पष्ट हो जाता है। कैसा है रूप? आकृतियों से पता चलता है। बी राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछा गया चित्रों में प्राण आता है, प्रमाण नहीं प्राण आता है। तो चित्रों में प्राण कैसे आता है? रंग से, रेखा से, लय से या सभी? तो बेटा चित्रों में जो प्राण आता है उसमें सभी जो है जिम्मेदार हैं। जब सभी लगेंगे तभी माना जाता है, लेकिन कुछ जगह इसे लय के साथ जोड़ा जा रहा है। तो चित्रों में कुछ जगह बताया जा रहा है रंग और रेखा के माध्यम से उकेरी जा रही शक्ति, उसमें प्राण डालने के लिए लय का होना बहुत ज़रूरी है और अति आवश्यक भी माना जाता है। तो चित्रों में प्राण, रेखा, लय तीनों का होना आवश्यक है। मूल रूप से ये सभी कुछ लोग राइट आंसर मान रहे हैं, कुछ लोग केवल और केवल लय को ही मान रहे हैं कि लय होगा तो प्राण आ जाएगा। अब विवादित क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम लोग जो है स्टार लगवा रहे हैं और मूल रूप से बता रहे हैं कि लय राइट आंसर बहुत सारे लोग मान रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है ये सभी मान रहे हैं। 50-50% का चांस है। क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, इसलिए इसे आयोग हटाता है। ठीक है, तो हटाने के चांसेस हैं। फिलहाल अगर आप आता है तो लय राइट आंसर मारिएगा। यहाँ पे लय ज़्यादा जो है प्रभावी होता है, प्राण डालने का काम जो है लय का है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछा गया स्थिर चित्रण मुख्य रूप से देखने को मिलता है कहाँ पे? बंगाल शैली में, पाश्चात्य शैली में, मुगल शैली में या फिर अजंता शैली में? तो स्थिर चित्रण अगर आपको देखना है तो कहाँ देखेंगे बेटा? पाश्चात्य शैली में दिखाई देता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछा गया सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है कहाँ पे? राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में या फिर जैन चित्र में या फिर कांगड़ा चित्र में? तो सबसे पहले जो है कहाँ पे स्थिर चित्रण का जो है दर्शाया जाना, पाया जाना, बताया जा रहा है? तो स्थिर चित्रण सबसे पहले जो है मूल रूप से कोई कहता है मुगल शैली में मिलता है, कोई कहता है जैन शैली में मिलता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्थिर चित्रण सबसे ज़्यादा जो है जैन शैली में दिखाई देता है। जैन शैली में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। मैं मानता हूँ जैन शैली, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुगल शैली भी राइट आंसर मान रहे हैं। फिलहाल जैन शैली में स्थिर चित्रण का अभाव दिखाई देता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मिलता भी है। तो जैन शैली हम राइट आंसर दे रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी किताबों में बहुत सारे डाटाज लिखे हुए हैं, कुछ जगह मुगल शैली माना जा रहा है, कुछ जगह जैन शैली माना जा रहा है। तो सबसे पहले स्थिर चित्रण बेटा जैन शैली राइट आंसर हम मान रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग यही है। आयोग ने भी 2001 में ऐसा राइट आंसर माना था। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। ये सारे विवादित क्वेश्चन हैं, इससे लोगों को जो है फ़ायदा होता है। एक बार चैलेंज किया हाई कोर्ट में और यहाँ से जो है
एक एक 2-2 नंबर ऐसे अचीव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं लोग, कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। दृश्य चित्र में परिक्षेप से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है बेटा? वस्तु की स्थिति, वस्तु का रूप रंग, या फिर वस्तु का आयतन, या फिर ये सभी। तो दृश्य चित्र में अगर देखना है तो परिक्षेप से क्या स्पष्ट हो पाता है? तो परिक्षेप के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो वस्तुओं की स्थिति हम लोग पता कर पाते हैं किससे? दृश्य चित्रण से। तो वस्तुओं की स्थिति ही राइट आंसर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में पूछा गया, एक मकान का अंकन परिक्षेप के सिद्धांत के अनुसार है। कैसा है? वायवीय परिक्षेप, रेखीय परिक्षेप, साधारण परिक्षेप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिक्षेप के सिद्धांत के आधार पर मकान का जो आंकन है बेटा वो कैसा बताया जाता है? कुछ जगह इसे रैखिक माना जा रहा है, कुछ जगह जो है कुछ माना जा रहा है, लेकिन रैखिक ही है। आप देखेंगे मकान चाहे जैसा हो रैखिक आकार पे ही दर्शाया जाता है। तो रैखिक परिक्षेप इसका राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया, इनका परिक्षेप सिद्धांत में महत्व है। दूरी और नैकट्य का, प्रकार और रंग का, बिलीय मान बिंदु और क्षैतिज रेखा का, या फिर उपयुक्त सभी। तो परिक्षेप सिद्धांत में किसका महत्व दिखाई देता है ये आपको बताना था। तो परिक्षेप सिद्धांत में ज़्यादातर दूरी के साथ साथ निकटता भी, प्रकाश रंग भी, विलायमानता भी सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसको उपरोक्त सभी के साथ राइट आंसर हम लोग मान लेते हैं। तो उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। 81 में कहा गया है, कला क्या है? कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, या फिर कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। तो कला क्या माना जाता है बेटा? कला को हम लोग मूल रूप से कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण मानते हैं। तो कैसा मानते हैं हम लोग? कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला को हम लोग मानते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, 85 प्रश्न थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। रस का अर्थ है क्या? अच्छी है कलाकृति, कलाकृतियों में प्रदर्शित भाव, कलाकृतियों का विषय, या फिर दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो रस का अर्थ क्या होता है बेटा? रस का वास्तविक अर्थ क्या है? तो रस का जो वास्तविक अर्थ है वो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाता है। तो राइट आंसर जो है 4th के साथ, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। 83 में पूछा गया है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो है भाव कितने होते हैं? भाव कितने हैं? 5, 8, 9, 12। बेटा सौंदर्य शास्त्र के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो सौंदर्य शास्त्र में 9 भाव बताए गए हैं। 9 भाव बताए गए हैं। तो 9 भाव कौन कौन से हैं बेटा? 9 भाव आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रृंगार से स्टार्ट होगा। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभेद, अद्भुत और शांत। तो इस टाइप से मन को 9 परिस्थितियों के द्वारा शांत किया जाता है। तो ये 9 प्रकार के हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। 84 में पूछा गया, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, वर्ण, भाव, चित्रकार। बेटा यहाँ पे चित्रकार अलग है, असंबद्ध चित्रकार ही माना जाएगा। चित्रकार एक कलाकार व्यक्तित्व है, जबकि सभी अन्य जो है वो कला के तत्व माने जाते हैं। तो चित्रकार राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 84 का डी इज़ द राइट आंसर। 85 की बात करते हैं। पूछा गया, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की जो है व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? तो कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने, या फिर शूद्रक ने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पंडित यशोधर के साथ जाएगा। पंडित यशोधर राइट आंसर बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगमिति चित्र षडांगकम। तो ये 6 अंग हैं, रूप भेद प्रमाण, भावलावण योजना और सदृश्य वर्णिका भंग। तो मूल रूप से यही 6 उल्लेख बताए गए हैं। कहाँ पे? कामशास्त्र के टीका में, जिसे हम लोग जयमंगला के नाम से जानते हैं, जिसको बाबा यशोधर ने लिखा है। तो इस टाइप से 85 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2001 का पूरा पेपर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। कितने क्वेश्चंस आपके एकदम सही बैठ रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। इस 85 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। अच्छा ये बताइएगा कौन कौन सा क्वेश्चंस इसमें आपको पढ़ाया गया था, कौन सा नहीं पढ़ाया गया था। इस पर भी विशेष बल देना है कि कौन सा क्वेश्चंस पढ़ाया गया, कौन सा नहीं पढ़ाया गया। जो क्वेश्चंस डाउटफुल थे बेटा उन्हें डाउटफुल की श्रेणी में रखा गया है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है। जैसा हमने अकॉर्डिंग आंसर बताया है वैसे अकॉर्डिंग आंसर अगर आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।